नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां बीपीएससी परीक्षा में हंगामा मामले पर आज अहम बैठक आयोग कार्यालय में होगी। चेयरमैन के नेतृत्व में यह बैठक आज होनी है। डीएम पटना की जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही आयोग अब एक्शन में है। आज बैठक के बाद आयोग बड़ा फैसला लेगा। बता दें कि उपद्रव में शामिल अभ्यर्थियों की पहचान हो चुकी है। तकनीकी टीम ने हंगामा अफवाह फैलाने वाले की शिनाख्त कर ली है। बुकलेट और उपस्थिति पत्रक लूटने और फाड़ने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आज बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बड़ी बैठक के साथ साथ आज आयोग की तरफ से बड़ा फैसला भी सामने आएगा, जहां उपद्रव मचाने वाले छात्रों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्या कोई राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी के एग्जाम हॉल में घुसकर जबरदस्ती प्रश्न पत्र फाड़ सकता है? अभ्यर्थियों से उत्तर पुस्तिका छीनकर फाड़ सकता है, शिक्षक से अटेंडेंस शीट छीनकर फाड़ सकता है, यहां तक कि शील्ड क्वेश्चन पेपर का पैकेट लूटकर भाग सकता है। 13 दिसंबर को बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा के दिन पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था। पटना जिला प्रशासन की ओर से पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है। वीडियो में जो दिखा है उसे देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्या है रूम नंबर B001 में हुए हंगामे की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 13 दिसंबर 2024। बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा चल रही है। राजधानी पटना में बापू परीक्षा केंद्र के रूम नंबर B001 में शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। इंस्ट्रक्टर गाइडिंग कर रहे हैं। तभी अचानक वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। रूम नंबर B001 में पीछे के दरवाजे से कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं। एक एक कर पूरी की पूरी भीड़ परीक्षा हॉल में घुस जाती है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इसके बाद शुरू होता है तांडव। परीक्षा हॉल में तांडव। परीक्षा हॉल में घुसे उपद्रवी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों से बुकलेट छीनकर फेंकने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर से अटेंडेंस शीट छीनकर फाड़ने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे परीक्षा हॉल में फैल जाते हैं। सब तहस नहस करने के बाद अंत में इंस्ट्रक्टर के टेबल तक पहुंचते हैं और प्रश्न पत्र का पैकेट लूटकर लहराने लगते हैं। उपद्रवियों का ये तांडव देख सारे अभ्यर्थी सहम जाते हैं। परीक्षा हॉल ही नहीं, परीक्षा केंद्र के परिसर में भी यह तमाशा जारी रहता है। कोई गेट फांदकर तो कोई गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है। बापू एग्जाम सेंटर पर परीक्षा को बाधित करने का यह सीसीटीवी फुटेज पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने तांडव मचाया, हंगामा खड़ा कर माहौल खराब किया। सीसीटीवी फुटेज के साथ बीपीएससी को जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। परीक्षा केंद्र पर समय 10:55 पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था। सील्ड बॉक्स खुलने के बाद सभी कमरे में प्रश्न पत्र भेजा गया। 10-15 मिनट विलंब होने पर कुछ परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। केंद्राधीक्षक ने अतिरिक्त समय देने की बात कही, फिर भी हंगामा कर रहे परीक्षार्थी नहीं माने। परीक्षा रद्द का अफवाह फैलाने लगे और बवाल काटते हुए बाहर निकल गए। पटना डीएम चंद्रशेखर का कहना है कि इन बाधाओं के बावजूद परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। अगर अधिकारी मुस्तैद नहीं होते तो भारी तोड़फोड़ और आगजनी की घटना होती। उपद्रवियों के खिलाफ पटना अंगमकुआं थाने में केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जिन शरारती तत्वों ने माहौल खराब किया है उनको चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना संवाददाता रजनीश और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रांची से बड़ी खबर, जहां जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। आज जेएसएससी कार्यालय का घेराव छात्र करेंगे। खबर है कि पूरे राज्य से छात्र जेएसएससी पहुंचेंगे। जेएसएससी कार्यालय के आसपास धारा 144 लागू है। किसी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र हंगामा कर रहे हैं। परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जेएसएससी मुख्यालय के बाहर पुलिस जवानों की तैनाती है। बैरिकेडिंग, वाटर कैनन के साथ पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
की मांग को लेकर आज राज्यभर के विद्यार्थी जो हैं वो राजधानी रांची पहुंचने वाले हैं और जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। उससे पहले तमाम चाक चौबंद व्यवस्था जेएसएससी कार्यालय के बाहर कर दी गई है और इसके साथ साथ प्रशासन ने यह भी ऐलान किया है कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है। आज का तारीख इस वजह से निर्धारित किया गया है क्योंकि आज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वो जेएसएससी द्वारा किया जा रहा है और उसी वजह से उसी कार्य को बाधित करने के लिए विद्यार्थियों ने यह आह्वान किया है कि इसमें गड़बड़ी हुई है और इस परीक्षा को रद्द किया जाए और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी वो सफल नहीं बनाने देना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने आंदोलन का आज का दिन इख्तियार किया है। इस ओर आप देखेंगे जो प्रशासन की मुस्तैदी है वो जेएसएससी कार्यालय के बाहर हो गई है। जो विद्यार्थी यहाँ फिलहाल पहुंच रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर उनको यहाँ जांच किया जा रहा है, उसके बाद ही अंदर जाने को दिया जा रहा है। जो यहाँ पर जांच के प्रक्रिया में अधीन है। सर ये बताइए कि किसको अंदर जाने की अनुमति होगी आज? सिर्फ कैंडिडेट अंदर जा रहे हैं। दो पाली में है तो दोनों पाली के कैंडिडेट अभी से जा रहे हैं या फिर नहीं, उनका लिस्ट है। फर्स्ट पाली के जा रहे हैं। क्या सर? जो कैंडिडेट सेलेक्टेड है वो आएंगे तो उनका वेरिफिकेशन होकर अंदर जा रहे हैं। दोनों में से किसी पाली के? नहीं, फर्स्ट पाली के जो है वो दूसरे पाली वाले को कब एंट्री? वो उसके बाद सेकंड हाफ में जब इनकी हो जाएगी उनका टाइमिंग जो रहेगा उस टाइमिंग। लेकिन उस समय तो अगर विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो गई आंदोलनकारियों की तो फिर भगदड़ की भी स्थिति रहेगी। हमारा काम यही है, इस विषय में ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। हमारा काम यही है जो अभ्यर्थी सेलेक्टेड हैं जिनका लिस्ट मेरे पास है वेरिफिकेशन करके वो अंदर जाएंगे इस फर्स्ट लिस्ट में। हाँ। बिल्कुल, ये तमाम जो आदेश निर्देश हैं वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये इस वजह से क्योंकि आज विद्यार्थियों के आंदोलन को लेकर ये तमाम तैयारी यहाँ पर की गई है। कल देर रात जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं उनके साथ साथ जो प्रशासन के वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचकर तमाम चीज़ों का जायजा लिया था। वहीं विद्यार्थियों की माने तो उन्होंने भी कल एक वीडियो जारी कर ये संदेश दिया है कि चाहे कितनी भी चाक चौबंद व्यवस्था क्यों ना हो जाए लेकिन आज जो उन्होंने जेएसएससी कार्यालय घेराव का आह्वान किया है उसे पूर्ण करेंगे। अब देखना होगा कि आज दोपहर के बाद यहाँ की क्या स्थिति होती है और प्रशासन उन्हें किस तरीके से रोकती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और रांची से एक और बड़ी खबर है जहां आंदोलन कर रहे छात्रों को बीजेपी का साथ मिल चुका है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि सरकार ने बर्बरता दिखाई है, छात्रों पर अगर लाठियां चली तो बीजेपी भी सड़क पर उतरेगी। तो बीजेपी ने हेमंत सरकार को चेतावनी दी है। छात्रों के इस आंदोलन के साथ बीजेपी खड़ी है और बीजेपी ने कहा है कि सरकार ने बर्बरता दिखाई है और छात्रों के साथ बीजेपी खड़ी है। अगर छात्रों पर लाठियां चलती है तो बीजेपी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी, अगर लाठी चली तो सड़क पर उतरेंगे। देखिए, सरकार ने बर्बरता दिखाई है। आंदोलन शुरू होने से पहले ही जगह जगह के जिले के एसपीज ने बस स्टैंड पर पहरा बैठा दिया। जो नेता है, छात्र नेता, उनके नाम जारी कर दिए और कहा किसी सूरत में एक छात्र को रांची नहीं पहुंचना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी आप प्रजातांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों को बेवजह उकसाने का काम कर रहे हैं और हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां नहीं चलनी चाहिए, टीयर गैस नहीं चलना चाहिए। आप सब समझाएं, आप वार्ता करें लेकिन बर्बरता नहीं करें, वरना बीजेपी भी सड़कों पर। आंदोलन कर रहे छात्रों से कांग्रेस नेता ने शांति बनाए रखने की अपील की है। कहा ऐसे आंदोलन से कोई फायदा नहीं है, अगर हर परीक्षा में ऐसा ही होगा तो लाखों बच्चों का भविष्य अधर में रहेगा। शरण में जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे तो ऐसे लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य अधर में लटकता है। जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की है उनके भविष्य पर ग्रहण लगता है। इसलिए हर परीक्षाओं को राजनीतिक चश्मे से न हमें देखना चाहिए और न ही दूसरे दलों को भी देखना चाहिए। रांची से बड़ी खबर जहां ईडी समन मामले में सुनवाई आज होनी है। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में यह सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को काउंटर एफिडेविट फाइल करने को निर्देश दिया था। ईडी की ओर से समय की मांग की गई थी। हेमंत सोरेन को 16 दिसंबर तक निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिली थी। ईडी के 10 समन में सिर्फ 2 समन पर ही हेमंत सोरेन पेश हुए थे। 20 जनवरी और 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन पेश हुए थे। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट सुनवाई को लेकर? देखिए, आज इस मामले की अहम सुनवाई होनी है और जाहिर है कि निचली अदालत में समानांतर सुनवाई चल रही है, तो ऐसे में हेमंत सोरेन राहत के लिए झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं और 10 समन मामले में जो ईडी की ओर से
जो याचिका दाखिल की थी निचली कोर्ट में, और जो सुनवाई चल रही है, जो उन्हें वहां कहा गया कि आपको सशरीर उपस्थित होना है पिछली सुनवाई में 4 दिसंबर को, तो हेमंत सोरेन उसी को चुनौती देते हुए झारखंड तो पहुंचे थे। कोर्ट ने उन्हें पिछली सुनवाई में राहत दी थी और 16 दिसंबर तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी, और आज इसी मामले में फिर सुनवाई होनी है। जाहिर है कि झारखंड हाईकोर्ट में जो सुनवाई होगी तो उस पर हेमंत सोरेन को राहत मिलने की कितनी उम्मीद है। आज जब सुनवाई चलेगी तो तमाम बिंदुओं को देखा जाएगा, हेमंत सोरेन की ओर से रखे गए तमाम पक्षों को देखा जाएगा। क्योंकि बता दें कि 10 समन मिला था ईडी की ओर से, तो हेमंत सोरेन ने तमाम समन में अपने ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होने की वजह ईडी को दी थी, लेकिन उन्होंने 10 समन के बदले में उन्होंने 2 समन में वो ईडी में उपस्थित हुए थे और सवालों का जवाब दिया था। तो ऐसे में अब देखना है कि कोर्ट किन बिंदुओं पर किस तरह सुनवाई करती है और क्या फैसला लेती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभावित आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पिछले 1 सप्ताह से तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। अलग अलग विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। वहीं विद्युत विभाग के वरीय पदाधिकारी कैंप लगाकर स्मार्ट मीटर की शिकायतों को दूर करने में जुटे हैं। इसके अलावा भी साफ सफाई, रंग रोगन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे गांव में मुख्यमंत्री जी का आगमन जीविका भवन में होने जा रहा है, जिसके लेकर यहां पर काफ़ी खुशियां व्याप्त है। और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हमारे गांव का जो पंचायत भवन और जीविका भवन का जो कायाकल्प किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और हम कहेंगे कि इसी तरह हरदम सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। इससे हमारे गांव में काफ़ी उत्साह लोगों का बढ़ा है। और यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिया है उसको लगभग 2 से 3 दिन के अंदर हम लगभग पूरा कर देंगे। यह मेरा दायित्व है और पूरे सरकारी कर्मचारी और सरकारी पदाधिकारियों द्वारा जो आदेश दिया गया उसको हम पूर्ति कर रहे हैं। लोकसभा के बाद आज और कल 2 दिनों तक राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा की शुरुआत करेंगी। सबसे आखिर में कल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सरकार की तरफ से जवाब देंगे। इस चर्चा में कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, अभिषेक मनु सिंघवी और आरजेडी से मनोज झा चर्चा में हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सदन में रहने को कहा है। मणिपुर में गोपालगंज के 2 मजदूर की हत्या पर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने दुख जताया है। सीएम बीरेन सिंह ने इसे आतंकवादी कृत्य बताया है। मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी उन्होंने घोषणा की है। पीड़ित परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना जताई है। तो ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम ने ये कहा है कि 10 लाख रुपए की हम अनुग्रह राशि भी देंगे। मणिपुर के सीएम ने इस पूरे घटना पर दुख व्यक्त की है। 2 मजदूर की हत्या पर उन्होंने दुख जताया है और इसे आतंकवादी कृत्य बताया है। इसके साथ ही मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। पीड़ित परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना जताई है। तो देखिए, गोपालगंज के 2 मजदूर की हत्या हो गई थी और इस हत्या के बाद से एक तरफ वो पोस्ट दिखा रहे हैं जहां सीएम ने पोस्ट किया है, दुख जताया है। सीएम बीरेन सिंह ने कहा है कि यह आतंकवादी कृत्य था। कुछ और तस्वीरें हैं इस घटना से जुड़ी हुई जहां से खोखा बरामद किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और ये वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं उस गांव की भी जहां पर मातम पसरा हुआ है। छपरा की मुफस्सिल थाना पुलिस ने वाहन लुटेरा गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने राहगीरों से लूट करने वाले गिरोह का भी खुलासा किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से हथियार और मादक पदार्थ भी बरामद किया है। साथ ही चोरी की गाड़ी, मोबाइल और लूटा गया एक ट्रक भी बरामद किया है। अपराधियों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया। पहले एक को गिरफ्तार किया, फिर उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो बाकी अपने गिरोह का नाम बताया। ये ठंड में ये लोग और भी घटनाएं कारित करते अगर नहीं पकड़ाते तो।
तो कुल हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जो गिरोह बनाकर अभी तो अंतर जिला हम लोग को पता चला है कि ये छोटी गाड़ी से ओवरटेक करके रोक के ट्रकों को छीन लेता था, और बाकी हम लोग पता कर रहे हैं। बिहार में मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बात तापमान की करें तो न्यूनतम तापमान में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। बिहार के गया और औरंगाबाद जिले का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पहुंच गया है। पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के तापमान में भी भारी गिरावट दिख रही है। मौसम विभाग से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार में मौसम का मिजाज जो है वो ठंडा पड़ा है और कह सकते हैं कि तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा। सुबह और शाम कोहरे का जो असर है वो देखने को मिलेगा। दिन में धूप जो है वो खिलेगी, गुनगुनी धूप का भी लोग मज़ा उठाएंगे, लेकिन ठंड का एहसास जो है वो लगातार लोग लेते रहेंगे। और मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो ये भी बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक मौसम की मिजाज में इसी तरह से उतार और चढ़ाव देखने को मिलता रहेगा। तापमान की बात करें तो पटना के तापमान जो है वो आज न्यूनतम जो है वो 13 डिग्री है, गया का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री है, औरंगाबाद का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री है, नालंदा का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री है, हाजीपुर का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री है, मुजफ्फरपुर का अधिकतम न्यूनतम तापमान जो है वो 12 डिग्री है, मोतिहारी का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, दरभंगा का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, पूर्णिया का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, भागलपुर का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री। सरकार है वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं और चिकित्सक भी जो है वो अपील कर रहे हैं कि आप ठंड से बचने के तमाम उपाय जो है वो कीजिए ताकि आप बीमार ना पड़े। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। भागलपुर में ठंड बढ़ने के साथ साथ शहर की हवा खराब होने लगी है। लगातार मौसम में हो रहे बदलाव के कारण जहां लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है, तो वहीं हवा की स्थिति बिगड़ने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो पिछले एक सप्ताह से शहर का AQI 300 के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में माना जाता है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा की गुणवत्ता भी खराब होने लगी है। वहीं लगातार मौसम में बदलाव होने के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। AQI लेवल की बात करें तो पिछले एक सप्ताह से भागलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 300 के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वहीं लगातार जो है ठंड बढ़ रहा है, तो ऐसे में साफ तौर पर जो इसका असर है वो लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। हालांकि सुबह सुबह लोगों को घना कोहरा और धुंध का सामना करना पड़ता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही खिली धूप निकल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हवा में नमी और कनकनी लोग महसूस करते हैं। शाम ढलने के साथ ही तापमान में अचानक से गिरावट होती है, जिससे कि लगातार बदलते मौसम का असर लोगों के स्वास्थ्य पर देखा जा रहा है। बता दें कि भागलपुर में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है और ठंड भी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में जो भागलपुर के लोग हैं वो दोहरी मार झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी जिस तरह से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, हवा की स्थिति खराब हो रही है, तो ऐसे में डॉक्टर लोगों को प्रिकॉशन के साथ घर से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और देखिए, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हुआ। यूएस के सैन फ्रांसिस्को में उनका इलाज चल रहा था। 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। पद्म विभूषण से उस्ताद जाकिर हुसैन सम्मानित थे। इसके साथ साथ ग्रैमी अवार्ड से भी जाकिर हुसैन सम्मानित थे। तो लंबी बीमारी चल रही थी और लंबी बीमारी से जूझते हुए आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ली। एक बड़ी क्षति, सैन फ्रांसिस्को में उनका इलाज चल रहा था यूएस के, जहां 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें कि पद्म विभूषण से वो सम्मानित थे। इसके साथ साथ ग्रैमी अवार्ड से भी जाकिर हुसैन सम्मानित हुए थे। और चलिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।